चलो कोई बात नहीं, इतना मनी बनना ठीक नहीं है। आ जाओ, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चैप्टर पढ़ रहे थे। अतर चतुरो प्लीज चुप करो। और इस चैप्टर के अंदर हमने क्या पढ़ा था आपको अच्छे से बताता हूँ। हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर पढ़ा व्हाट इज द नीड ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, फिर हमने पढ़ा व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। और हमने कहा कितने एलिमेंट होते हैं, 3 एलिमेंट होते हैं। कौन कौन से 3 एलिमेंट है? हाँ हाँ ओके, पहले ग्लोबलाइजेशन आ गया, वेरी गुड। अच्छा इधर बस शांति, दोनों शांति रखोगे। इधर सुनो, हेलो क्या नाम है तेरा? प्रशांत। एलपीजी पॉलिसी ने किसको रिप्लेस किया था? कौन सी पॉलिसी को? कौन सी? क्या थी एलपीजी पॉलिसी? हाँ वेरी गुड, शाबाश, नाक ढक लो। ठीक है जी, इधर देखो, हो गया। इसके बाद हमने पढ़ा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के अंदर हमने 5 तरह के रिफॉर्म्स पढ़े। हाँ जी, कौन से 5 तरह के रिफॉर्म्स पढ़े जल्दी से? लिबरलाइजेशन के अंदर आप बोलो जल्दी बोलो। लिबरलाइजेशन में 5 तरह के रिफॉर्म पढ़े। कौन से? इंडस्ट्रियल, बंद कर दे। हाँ इंडस्ट्रियल, फाइनेंशियल, हाँ फिजिकल। फिजिकल मनी टैक्स रिफॉर्म्स। आगे बस बोलो मत सारे। हाँ एक्सटर्नल में कौन से? सर 2 थे। कौन से 2? बस बेवकूफ ना करेंगे। हाँ कौन से 2? तुम बोलते पहले प्रशांत। कौन से 2? सर एक तो सर फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन ट्रेड। ठीक है जी, चलो 5 तरह के रिफॉर्म्स हमने पढ़े लिबरलाइजेशन के अंदर। फिर उधर से सेकंड हमने पढ़ा प्राइवेटाइजेशन। उसमें हमने पढ़ा व्हाट इज द नीड फॉर प्राइवेटाइजेशन, उसकी जरूरत क्या थी, हमने उसके बारे में पढ़ा। और पढ़ा द बैड इम्पैक्ट्स एंड गुड इम्पैक्ट्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, राइट, ये हमने पढ़ा। फिर हम आ गए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन, उसके बारे में हमने पढ़ा। और फिर हमने पढ़ा द पॉलिसी प्रमोटिंग ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी, वो भी हमने पढ़ी, वो सारी पॉलिसीज पढ़ी, वो भी हमने खत्म किया। उसके बाद हम आगे चले गए और आगे चल के हमने क्या पढ़ा? द बैड इम्पैक्ट एंड गुड इम्पैक्ट ऑफ एलपीजी पॉलिसीज, जिसमें से गुड इम्पैक्ट हमने पढ़ लिया और बैड इम्पैक्ट हम पढ़ रहे थे। और कितने पॉइंट कर लिए धृति हमने? कौन कौन से 3? सबसे पहला पॉइंट हमने कहा कि एग्रीकल्चर को तो बिल्कुल नेग्लेक्ट, मतलब टच भी नहीं किया। किसने? एलपीजी पॉलिसी। मतलब एलपीजी पॉलिसीज ने एग्रीकल्चर की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया और एग्रीकल्चर का बेड़ा गर्क कर दिया। मतलब हमारी जो टोटल ओवरऑल परसेंटेज प्रोडक्शन थी वो भी घट गई बल्कि इसके बाद। अच्छा दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा हमने? सॉरी, जितनी भी कंपनियां आई वो सारी की सारी कहां को गई? शहर की तरफ। गांव में कोई एमएनसी गई नहीं। मल्टीनेशनल कंपनी ने गांव में जाने की सोची नहीं, तो विकास किसका हुआ? शहर का। यहां मालूम है एक नया वर्ड दिया था, ड्यूलिज्म। मतलब ये था कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो गया किसके बीच में? गांव वालों के बीच में और शहर वालों के बीच में, 2 तरह से। एक तो इकोनॉमिक था, वहां स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग था, तो शहर वालों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधर गया और गांव दूसरा सोशली। ठीक है जी, 2 तरह से क्या हो गया? ड्यूलिज्म हो गया, मतलब डिस्क्रिमिनेशन हो गया। अच्छा तीसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा? स्प्रेड ऑफ कंज्यूमरिज्म, मतलब जिसको देखो खरीदो खरीदो खरीदो। आज हालत ये हो चुकी है, आज हमारे हालात ऐसे हो गए हैं कि हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया है। जेब में पैसा नहीं है लेकिन सब कुछ दिखावे के लिए खरीदना जरूरी है। लोग मुझ जैसे नहीं रहना चाहते। मतलब मैं कहता हूं कि अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है तो आप मेरी तरह गरीब रहो, छोड़ दो, कुछ मत खरीदो। जब तक अपना पैसा खुद ना हो। आज देखो भगवान की दया से इस एज में मैंने किसी का 1 रुपया भी लोन का नहीं देना, 1 सिंगल रुपया भी। और मैं कभी भी लोन लेके काम करने पर विश्वास नहीं रखता। डोंट बोरो एंड डू समथिंग ना, जब तक आपके, हाँ अगर आप बिजनेस कर रहे हो, व्हेन यू वांट टू जनरेट द मनी यू कैन बोरो मनी, बट व्हेन यू वांट टू स्पेंड द मनी नेवर बोरो द मनी। 2 तरह से पैसा यूज होता है, 2 तरह से। हम पैसे का यूज दोनों तरह से करते हैं, एक खाने के लिए मतलब स्पेंडिंग के लिए, एक जनरेशन के लिए। जनरेट मतलब पैसे से पैसा बनाना, दैट इज कॉल्ड कंपनी, बिजनेस। बिजनेस के अंदर लोन ले सकते हो बिकॉज यू आर ट्राइंग टू, हाँ बनाओगे नहीं बनाओगे बात की बात है, बट यू आर ट्राइंग टू जनरेट द मनी। अच्छा करोगे तो जनरेट हो भी जाएगा, उसके लिए लोन लेना एक बात है, बोरो कर सकते हो। बट वेन यू आर स्पेंडिंग द मनी
अपने शौक को पूरा करने के लिए, सोसाइटी में अपना सिंबल बनाने के लिए हम जब पैसा बोरो करके स्पेंड करना स्टार्ट कर देते हैं तो फिर उसमें हम बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। और यही हुआ एलपीजी पॉलिसीज के बाद। एक कंज्यूमरिज्म आ गया मार्केट के अंदर, हम वेस्टर्न कल्चर की तरफ चल पड़े जहां पे बोरो करके पैसा स्पेंड किया जाता है, मीन्स स्पेंडिंग वाइल बोरोइंग। ये बड़ा गलत काम हुआ, ठीक है जी, ये बहुत गलत काम हमने किया। तो ये 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए थे, ये ड्रॉबैक्स थे किसके, एलपीजी पॉलिसीज के। लिखो चौथा पॉइंट, पॉइंट नंबर 4 आ जाओ, लिखो इकोनॉमिक स्पेलिंग लिख लो पहले, COLONI क्या पढ़ेंगे इसको, कोलोनिज्म है, कोलोनिज्म है ना, कोलोनिज्म ऐसे कुछ, ठीक है जी। पढ़ो इकोनॉमिक कोलोनिज्म क्या है, ये पढ़ो इसके अंदर। हाँ लिखो इसके अंदर, इंडिया सफर्ड, लिखो इंडिया सफर्ड नियरली 200 years of political colonialism during the British rule. colonialism बोलेंगे, colonialism during the British rule। आगे लिखो, now while MNCs are expanding their economic control, we might suffer the same situation. We might suffer the same situation as economic colonialism। colonialism बोलेंगे इसको, ठीक है, सिचुएशन as economic colonialism। अब ये है क्या, लिख तो हमने लिया इसके बारे में है क्या, लेकिन ये बेसिकली है क्या, इसका मतलब होता है बेसिकली सिंपल भाषा में शोषण करना। इसको हम हिंदी भाषा में बोले तो उसका मतलब है एक्सप्लॉइट करना, मतलब शोषण करना, है ना, है ना, नहीं हिंदी में बोले तो शोषण करना। अंग्रेजों ने हमारा शोषण किया पॉलिटिकली, कितने साल, 200 साल। और आज की डेट में एलपीजी पॉलिसीज के बाद जो एमएनसी मार्केट में आई वो भी हमारा शोषण ही कर रही है इकोनॉमिकली। कैसे, जो बड़ी बड़ी कंपनियां आई तो उन्होंने पहले तो सारी छोटी कंपनियां खा ली, जो छोटी छोटी कंपनियां हिंदुस्तान में थी वो सब खत्म हो गई। इनफैक्ट छोटी के साथ साथ कहीं बड़ी भी खत्म हो गई, वो सारी की सारी जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। आप सोच के देखो, एलपीजी पॉलिसीज अगर आई और उससे सारा मार्केट खुल गया तो आज बजाज चेतक का स्कूटर कहीं नहीं है। कहाँ बनता है, कहाँ बनता है, अरे यार क्या बात कर रहे हो यार, बजाज चेतक का स्कूटर बनता है ना, बताओ किसने देखा आज तक? अरे मॉडिफाई करवाया होगा, नया नहीं बनता। अरे नवा लेके मॉडिफाई कराया, पुराने को सही कराया। छोड़ो यार, हम लड़ नहीं सकते, लेकिन बात यह है कि बजाज स्कूटर से बाहर आ गया, बाइक में चला गया, ठीक है जी। दूसरी बात, क्योंकि एक्टिवा ने मार्केट खा ली, होंडा की एक्टिवा ने सारी मार्केट कैप्चर कर ली, बजाज को बाय फोर्स स्कूटर बंद करना पड़ा, ठीक है। एलमल वेस्पा के स्कूटर थे, कहाँ गए, खत्म। नोकिया का फोन कहाँ है, अब जाके दोबारा स्टार्ट हो रहा है। नोकिया के स्मार्टफोन कहाँ है, बोलो। एक ऐसा मार्केट, एक ऐसा ब्रांड जो पूरी दुनिया में छाया हुआ था, जो हिंदुस्तान के हर घर में था, नोकिया नोकिया नोकिया, कहाँ है वो? उसकी जगह किसने ले ली है? कहाँ से आया माई? क्यों आया? क्योंकि हमने दरवाजे खोल दिए, समझे आप।
तो यही हम पढ़ रहे हैं। एलपीजी पॉलिसीज के अंदर जो एमएनसीज मार्केट में आई, उन्होंने पहले तो छोटी छोटी कंपनियां खा ली, फिर उन्होंने इतना टफ कंपटीशन दिया, उन बड़ी कंपनियों को भी खत्म कर दिया जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। जो चेंज हो गई, समय के साथ साथ बदल गई, वो तो अभी भी है। जो समय के साथ नहीं बदली, उन्होंने ये सोचा कि हमारा तो ये ब्रांड है, ये कभी फेल नहीं हो सकता, वो गई। जिनमें ये थी कि हम कभी फेल नहीं हो सकते क्योंकि हम हर घर में पहुंचे हुए हैं, वो चली गई। अब सोचो कितनी कंपनियां थी टीवी की, कहाँ है? हिंदुस्तान की वेस्टर्न टीवी आता था, वीडियोकॉन आता था, सब कहाँ गए? ये हिंदुस्तान की कंपनियां थी। हिंदुस्तान का एक भी टीवी नहीं है अब, सोच के देखो आप, है कहाँ है? अभी बहुत कम। मार्केट शेयर देखो ना कहाँ है, मार्केट शेयर कहाँ चला गया? मैक्सिमम मेरे 2 या 3% होगा। सबसे ज्यादा क्या बिक रहा है? एलजी है, या एलजी बिक रहा है, या पैनासोनिक बिक रहा है? कौन सा? सोनी भी बिक रहा है। सब बाहर के ब्रांड है। हमारा कहाँ है? हमारा था ब्रांड वेस्टर्न टीवी के नाम से आता था, हमारा आता था वीडियोकॉन के नाम से। सब कहाँ चले गए? क्योंकि हम लोगों ने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। हम वो बड़े बड़े टीवी बनाते थे, जब ये आए ना, क्या बोलते हैं, एलईडी वाले छोटे छोटे टीवी आए, हमने है पतले वाले, हमने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। हमने कहा नहीं, हमारी मार्केट में चलेगा, खत्म। लोगों ने फटाफट वैरायटी में चेंज कर दिया, हमारे टीवी की डिमांड खत्म हो गई। बहुत सारी चीजें हैं, आप अगर नोट करोगे ना मार्केट के अंदर, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी थी पर अब नहीं है। हमारी तो अपनी कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है, सोच के देख, जिसे हम रोज पीते हैं। हमारा तो अपना मिनरल वाटर भी नहीं है देश का, जिसे हम रोज पीते हैं, बाहर से सफर में जाते हैं। हालात हमारे इतने खराब हैं, अगर सही मायने में बात की जाए। आप कहोगे सर वो बनते तो हमारे देश में है, उससे रोजगार तो हमारे देश में मिलता है, बिल्कुल सच कह रहे हो, लेकिन प्रॉफिट कहां जाता है? नो डाउट कोक कंपनी यहाँ पे कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है, ट्रांसपोर्ट देती है, सब कुछ देती है, लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कहां जाता है? प्रॉफिट तो बाहर जाता है ना? ये सारी बात सोचनी है। तो एमएनसीज के आने से हमारा इकोनॉमिकली शोषण हुआ। क्या शोषण हुआ? कि छोटी छोटी कंपनियों को इतना टफ कंपटीशन मिला कि वो सारी खत्म हो गई, और बड़ी भी सारी खत्म हो गई जिन्होंने चेंज एक्सेप्ट नहीं किया। तो लिखो जल्दी से इसके अंदर, इम्प्लाइंग अ सिचुएशन, इसी में लिखो, इम्प्लाइंग अ सिचुएशन वेयर MNCs are exploiting the Indian markets. Are exploiting the Indian markets to sell their products. Exploiting the Indian markets to sell their products. And in that process, domestic producers were facing a serious competition. Producers were facing a serious competition. And some of them were forced to close the business. And some of them were forced to close the business. Some of them were forced to close the business. ये भी एक नुकसान हुआ किसका? एलपीजी पॉलिसीज का। हो गए 4 नुकसान। आ जाओ अगला लिखो, लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। लूप साइडेड, LOP नहीं बेटा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, लूप साइडेड ग्रोथ प्रोसेस। मालूम है लूप साइडेड का मतलब क्या होता है? एक तरफा। पहले भी वर्ड कहीं पे आया था, है ना? हाँ जी, लूप साइडेड मैंने एक तरफा। विकास तो हुआ लेकिन एक तरफा विकास, ये चौतरफा विकास नहीं था, क्योंकि हमने पहले ही पॉइंट में क्या पढ़ा? नेग्लेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर को तो हमने छोड़ दिया, है ना? हमने थोड़ा सा अगर विकास किया तो शायद इंडस्ट्री सेक्टर में किया होगा, सर्विस सेक्टर में किया होगा, लेकिन हमने एग्रीकल्चर को छोड़ा। ये वन साइडेड ग्रोथ था। तो लिखो इसके अंदर, एलपीजी
LPG has helped the growth process of Indian economy. The growth process of Indian economy. But it is loop-sided. We have neglect the agriculture sector, primary sector. The agriculture sector. It is very alarming now. It is very alarming. Alarming मतलब नोट करने वाली बात. It is very alarming now that because of LPG, the Indian farmer is shifting to the production of cash crops for foreign markets. Cash crops for foreign markets, which is causing a shortfall of food grains, and vegetables in Indian market, which is causing a shortfall of food grains and vegetables in Indian market. The condition is so bad. That every year we have to import onions to cover the demand of domestic market. Domestic market. सोचा आपने? मतलब इस एलपीजी पॉलिसीज ने एक तरफा विकास किया, सारी तरफ नहीं देखा. तो फिर इंडियन एग्रीकल्चर में इंडियन फार्मर्स ने क्या किया? उन फसलों को उगाना शुरू किया जिनकी बाहर डिमांड है, क्योंकि एलपीजी है, बाहर जिनकी डिमांड है. और हालात ये हो गई कि हमने यहां से माल बाहर भेजना स्टार्ट किया. और हालात ये हो गई कि आज अपने देश के अंदर वो देश जिसमें ग्रीन रेवोल्यूशन आया, वो देश जो वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर था कभी फूड ग्रेन्स और वेजिटेबल्स के अंदर, आज उसको बाहर के कितने सारे देशों से प्याज मंगवाना पड़ा अपने यहाँ की डिमांड को पूरा करने के लिए, क्योंकि हमने नेग्लेक्ट कर दिया एग्रीकल्चर को. ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था. ठीक है जी. हमें अपनी जरूरतों को हमने ध्यान में रखा ही नहीं, हम उसी में घुस गए एलपीजी के अंदर. ये हमने सोचा नहीं कि हमारा क्या होगा, हमारे फार्मर्स को हमने प्रोटेक्ट नहीं किया. राइट. चलो आगे लिखो. एक और लास्ट पॉइंट, कल्चरल इरोजन. EROSION कल्चरल इरोजन. लास्ट पॉइंट है ये. इसका मतलब होता है हिंदी में, इरोजन का मतलब हिंदी में होता है पतन, मतलब डूब जाना. जब कल्चर की बात आए तो कल्चरल भी जो है ना, अब हमारा कल्चर जो है वो वैसा अच्छा जैसे माने जाते थे हिंदुस्तानी, वो नहीं रहा. इसके बाद हमारा कल्चर का भी जो है ना पतन हो गया. अब मालूम है हर किसी एक होड़ लग गई है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ है. एक गेम चल रहा है, एक रेस चल रही है. किसी को मार के भी आगे निकलना पड़े तो निकल जाओ, वो कहानी अब चल रही है ना.
तो जो हमारा कल्चर था एक दूसरे की हेल्प करना और कूल रहना और शांति प्रिय होना और अच्छे से जिंदगी जीना, भगवान का नाम लेना, ये सब खत्म हो गया। अब सुबह शाम एक दौड़ है, और ये दौड़ हमें कहां से मिली? बिकॉज ऑफ एलपीजी पॉलिसी। कंपटीशन बढ़ गया ना, बाहर के लोग आ गए मार्केट में, कंपटीशन बढ़ा हुआ है। अगर जीना है, मार्केट में रहना है, तो फिर उस कंपटीशन का हिस्सा बनना होगा, नहीं तो मार्केट से बाहर कर दिए जाओगे, है ना? ऐसा हो रहा है। तो लिखो इसके अंदर आप जल्दी से, ग्लोबलाइजेशन हैज आल्सो लीड टू cultural erosion of Indian society. Has also lead to cultural erosion of Indian society. इकोनॉमी मत लिखना, इंडियन सोसाइटी। इसमें लिखो द इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी, द इकोनॉमिक prosperity has taken a lead of all other parameters of life. समझे इसका मतलब? लाइफ। समझे इसका मतलब क्या है इस लाइन पर? इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी हैज टेकन द लीड ऑफ ऑल अदर पैरामीटर्स ऑफ लाइफ। समझे इसका मतलब क्या है जो लिखा आपने? मतलब आज हमारे हालात ये हैं कि जिसके पास पैसा है वही सब कुछ, हमें लगता है वही सबसे सही है, जिसके पास इकोनॉमिकली जो स्ट्रांग दिखता है। बाकी अदर वैल्यूज उसके पास है या नहीं, चाहे वो चोरी से कमा रहा है, चाहे वो चकारी से कमा रहा है, चाहे वो झूठ बोल के कमा रहा है, चाहे वो कैसे कमा रहा है, चाहे वो आके सामने डांस करके कमा रहा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें क्या दिखता है? उसके पास पैसा है तो वही सबसे सुखी है। बाकी लाइफ के सारे पैरामीटर फेल हो गए, एक ही पैरामीटर रह गया। अगर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी देखनी है, हमें वही लगता है वही सबसे अच्छी है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग है वही सबसे अच्छा इंसान है, ऐसा हमें लगने लगा। जबकि ऐसा हमारा पहले कल्चर नहीं था, पहले हमारा ऐसा कल्चर नहीं था। आज बस पैसा होना चाहिए, किस ढंग से कमा रहे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है, बस पैसा है तो सबसे अच्छा वही है। ये हो गया पहला पॉइंट, इसे बोलते हैं कल्चरल इरोजन, मतलब कल्चर का पतन होना। ठीक है, दूसरा लिखो पॉइंट नंबर 2 इसी में, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी, इसी में एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी, एवरीबॉडी वॉन्ट्स टू बी इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट, कॉमा regardless of his responsibility towards family, of his responsibility towards family. पैसा 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 होना चाहिए, चाहे फैमिली भाड़ में चली जाए, ये वाला काम है ना? जो एक माँ बाप की, एक फादर की, एक मदर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स फैमिलीज हैं, उनको तो भूल गए। बच्चों को पाल रहे हैं नौकर और माँ बाप कमा रहे हैं पैसा किसी की और नौकरी करके। ये हालत है। बड़े बड़े शहरों की हालत बताइए उसने यहाँ पे। मतलब हालात ये हैं कि माँ बाप किसी और के यहाँ नौकरी कर रहे हैं और उनके बच्चों को कोई और नौकर पाल रहे हैं। टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बड़ा घर भी दिखाना है, बड़ी गाड़ी भी दिखानी है, बड़े बड़े हाथ में फोन भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, अच्छा फर्नीचर भी चाहिए। मोरल वैल्यूज नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं चाहिए। क्या करनी मोरल वैल्यूज? पैसा है तो इंसान अच्छा है, इसके पास सारा पैसा है तो यही सबसे अच्छा है, चाहे वो कुछ भी करता हो। ये दूसरा बड़ा नुकसान हुआ। हर कोई ये चाहता है कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाए, मतलब उसके पास अच्छा पैसा हो, अपना घर हो, अपनी गाड़ी हो। जो फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो जीरो। देखो मैं उसके अपोजिट चल रहा हूं। आप सोचो, मैंने इतनी बड़ी नौकरी छोड़ दी जिस बच्चे को सीए कराने के चक्कर, उसको पढ़ाने के चक्कर में, मैं ठीक उसके अपोजिट चला, है ना? बहुत लाखों का नुकसान मैंने कर दिया। अगर ये 5 साल में पड़ जाती है तो मेरा करोड़ का नुकसान हो जाएगा, करोड़ का। आप करके देख लो, 2 × 12 24 और 24 × 5 1 करोड़ से को निकल गया। अभी 6 साल में करे तो 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान हो गया।
सीधा सीधा नौकरी के अंदर। अपनी जिंदगी के 5.5 साल या 6 साल में मैंने 1 करोड़ 20 लाख का नुकसान कर दिया। किसके लिए? टू मेक लाइफ। किसकी लाइफ? उस बच्ची की जो पढ़ना चाहती है। आप देख रहे हो ये बात, लेकिन ये आजकल कहीं नहीं। मजबूरी है, माँ बाप की मजबूरी है कि वो अपने बच्चे की तरफ ज्यादा ख्याल नहीं दे सकते, क्योंकि उस बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको बड़ा करने के लिए इतने पैसे की जरूरत है कि वो पैसा घर बैठ के नहीं कमाया जा सकता। हर कोई जल्दी से सेटल नहीं हो पाता लाइफ के अंदर, है ना। ये हर एक के साथ नहीं हो पाता है। बेचारे माँ बाप एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी भी ज्वाइन करते हैं, तीसरी नौकरी भी करते हैं, पार्ट टाइम भी करते हैं। किसके लिए? क्योंकि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना है सोसाइटी के अंदर। और उसके अंदर क्या होता है, जो फैमिली के टूवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खत्म हो जाती है। ये इसका दूसरा कारण आया। एक छोटा सा पॉइंट और लिखो, फिर खत्म करें। लिखो लॉयल्टी टूवर्ड्स द फैमिली, इसी में लिखो लॉयल्टी टूवर्ड्स द फैमिली एंड टूवर्ड्स द सोसाइटी loyalty towards the family and towards the society, which used to be the strong points of Indian agriculture. Oh, not agriculture, Indian culture, which used to be the strong points of Indian culture, are being discarded. Loyalty towards family and towards society, which used to be the strong points of Indian culture, are being discarded. जो पहले हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट थे, जिसके लिए हिंदुस्तानी माने जाते थे। लॉयल्टी मैंने क्या होता है बताओ? लॉयल्टी मैंने ईमानदारी, हर चीज में ऑनेस्टी एंड लॉयल्टी, है ना। वफादारी हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते थे किसी टाइम पे। आज वो नहीं है। ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है, बस पैसा होना चाहिए, चाहे वो चोरी से आ जाए, है ना। ट्यूशन सेंटर पे मैडमें बोलती हैं अपना नाम लिखवा दो और फीस जमा करवा दो। नीचे लड़कियों के साथ घूमते रहो, बड़ा पाव खाते रहो, मोमोज खाते रहो, 1 तारीख को फीस दे देना। ये मैडम को नहीं करना चाहिए, किसी भी मैडम को, क्योंकि ये धर्म है, ये टीचर का धर्म है कि उसके पास पढ़ने वाला बच्चा पास हो जाए, चाहे उसके लिए उसको बच्चे के साथ लड़ना क्यों ना पड़े। ये उसका धर्म है। कर्म तो है ही है, साथ में धर्म भी है। इसे कहते हैं लॉयल्टी। अपने प्रति लॉयल्टी रखना, है ना। फिर ना पड़े तो निकाल दो, फिर उसके बाद दूसरे बच्चों को बोलो और बच्चे लेके आओ, लेकिन लॉयल्टी तो रखो। लॉयल्टी रखनी जरूरी है, लेकिन ये रखने से बिजनेस नहीं चलता। अगर आप लॉयल्टी रखोगे तो फिर बिजनेस नहीं चलता। आप देख लो, आपके सामने है 2 सेंटर, एक ये और एक वहां कहीं दूर, जहां 100, 150, 200 बच्चे पढ़ते होंगे। वहां पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पूछने वाला कोई है तो यहाँ पसंद नहीं आता, फिर क्योंकि पूछते बहुत ज्यादा है। पूछो तो फिर पसंद नहीं, और ना पूछो तो फिर धर्म तोड़ने वाली बात होती है। कर्म करते हुए धर्म को सामने रखना है, लॉयल्टी सामने रखनी है। इसको भी बहुत कम लोग मेंटेन कर पाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स ही ऐसी हैं। सबको बहुत सारा पैसा चाहिए, सब मेरी तरह गरीब नहीं है थोड़े पैसे में काम चल जाए। लोगों को बहुत सारा पैसा चाहिए, है ना। मुझे भी मेरे दोस्त कभी कभी कहते हैं, यार तू इतने साल बाहर कमा के आया, ये छोटी सी गाड़ी में घूमता है, उसमें भी आधे पैसे तो डैडी ने डाले हुए हैं जो तू लेके घूम रहा है, तो अपनी बड़ी सी गाड़ी क्यों नहीं ले लेता है, सफारी या बड़ी गाड़ी जो घर के बाहर खड़ी हो तो पता लगे यार तू इतने साल बाहर रह के आया। मुझे मेरे दोस्त कहते हैं ये बात कई बार, और मेरे भी दोस्त हैं ना आप लोगों की तरह, वो मिलते हैं तो मुझे इस बात की वो फूंक देते हैं, लेकिन मैं फूंक में नहीं आता हूँ। फिर मैं उनको एक ही आंसर देता हूँ, जो है ना उसमें बहुत खुश है। तो ये सब खत्म होता जा रहा है। मोरल वैल्यूज आर गेटिंग ओवर नाउ बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। हो गई कहानी खत्म। चलो आ जाओ, ये गिर गया, आ जाओ। अब है लास्ट टॉपिक। लिखो लास्ट टॉपिक, लिखो 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 लिखो। एक छोटा सा टॉपिक पेपर में आधा लिखवा रहा हूँ, बुक से बाहर लिखवा रहा हूँ। लिखो। अब पेपर में एक पॉइंट आता है, इधर देखो, इधर देखो, पेपर में पॉइंट आता है विच वे टू गो। लिखो आप, लेस टॉपिक लिखो, लास्ट में नेक्स्ट टॉपिक है। लिखो विच वे टू गो। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एलपीजे पहले का टाइम ठीक था या एलपीजे के बाद का टाइम ठीक है, आप क्या सजेस्ट करोगे? विच वे टू गो, एक्सप्लेन। अगर ऐसा आ जाए, मान लो 6 नंबर में आ गया, दैट आप किसके साथ हो, बिफोर एलपीजी और आफ्टर एलपीजी। आपने एलपीजी के प्लस पॉइंट पढ़ लिए,
माइनस पॉइंट पढ़ लिए, एलपीजी की सारी पॉलिसी डिटेल में पढ़ ली, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पढ़ लिया ना। अब आपसे पूछा आप किसके साथ हो, किस तरफ जाओगे आप? इस तरफ जाओगे एलपीजी से पहले, मतलब 91 से पहले या 91 के बाद? कहा जाओगे? है एलपीजी के साथ चलोगे, मतलब आगे। तो सही आंसर यही है दैट वी विल गो विद एलपीजी। मतलब हाँ, क्योंकि एलपीजी की पॉलिसीज आने से नो डाउट कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वो ड्रॉबैक्स को बदला जा सकता है। आप ऐसा लिखोगे, इसके सारे ड्रॉबैक्स जो है, हेलो सुन लो, पेपर में आया ना तो इधर उधर मुंह झाकेगा एक दूसरे का। नॉनसेंस हो तुम लोग। इसी क्लास में बैठ के आपस में बतिया रहे हो, ये नहीं देख रहे कि मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो 6 नंबर में आया है, वो भी 2 बार 10 साल में से। नॉनसेंस। 10 साल में 2 बार ये बात पूछी गई है, विच वे टू गो, आप किस तरफ जाओगे, एलपीजी से पहले या एलपीजी के बाद? तो आंसर यही है दैट वी आर गोइंग टू गो विद एलपीजी पॉलिसीज। आप किसके फेवर में हो? एलपीजी के। हाँ, लेकिन कुछ ड्रॉबैक्स हैं, जैसे कल्चर का इरोजन होना, पतन होना, जैसे इकोनॉमिक का एक्सप्लॉइट किया जाना, वो कुछ ड्रॉबैक्स हैं, लेकिन वो उनके ड्रॉबैक्स नहीं है, वो हमारी गवर्नमेंट के ड्रॉबैक्स हैं। एमएनसीज कभी मना नहीं कर सकती। अगर गवर्नमेंट उनको कह दे कि एमएनसी अगर आएगी तो पक्का एक गांव में खोली जाएगी, गवर्नमेंट के रूल्स में कमी है। द प्रॉब्लम इज नॉट द पॉलिसी, द प्रॉब्लम इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। आप समझे मेरी बात? ये पॉइंट लिखोगे आप कि प्रॉब्लम पॉलिसीज में नहीं है, उसके इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम हुई, इसीलिए ये ड्रॉबैक्स आए। अदरवाइज अगर गवर्नमेंट चाहती तो एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट ना करती, गवर्नमेंट चाहती तो गांव में कंपनी खोल देती, गवर्नमेंट चाहती तो एमएनसी को बोलती कि आप ये और ये प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, गवर्नमेंट कुछ कर सकती थी। लेकिन क्योंकि पॉलिसीज ऐसे टाइम में आई जिस टाइम पे हमारे हालात बड़े बुरे थे, हमें सारी बातों को मानना पड़ा सिर नीचे करके, लेकिन फिर भी हम एलपीजी के साथ हैं। अगर विच वे टू गो पूछा जाए तो पूरा डिटेल में लिखोगे आप। कुछ ड्रॉबैक्स, मतलब आपको कहानी बनानी पड़ेगी, कुछ ड्रॉबैक्स को बताना पड़ेगा, उन ड्रॉबैक्स से बचा जा सकता था, और फिर लिखने पड़ेंगे इसके गुड इम्पैक्ट्स, तब जाके 6 नंबर पूरे मिल जाएंगे। यानी दोनों टॉपिक इसमें आ जाएंगे, बैड इम्पैक्ट भी और गुड इम्पैक्ट भी। आप लिखोगे ये हम मानते हैं कि हम उनके साथ जाएंगे, लेकिन कुछ बैड इम्पैक्ट्स थे जिनसे बचा जा सकता था, पर गुड इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। दैट इज द रीजन वी वांट टू बी विद एलपीजी पॉलिसी। कंक्लूड करोगे लास्ट में, ये आता है 2 बार आया पेपर में, 10 साल में 2। अब देखोगे पिछले पेपर से 2 बार पेपर में आया। और हाँ, जब ये 11th क्लास में थी तो बहुत बार आता था क्वेश्चन ये, विच वे टू गो, आप कहां चलोगे? तो हम चलेंगे किसके साथ? इन द फेवर ऑफ एलपीजी। ये चैप्टर हुआ खत्म, ऑफिशियली इस चैप्टर को हमने खत्म किया। आप सुनो 1 मिनट, शांति के साथ। आप चाहो तो इस चैप्टर का भी 16 तारीख को टेस्ट दे सकते हो। वीजा तो 15 को है ना? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ये लो।